अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अफजल नदीम डोगर कराची सेंट्रल के इलाके नॉर्थ कराची में जामा मस्जिद फ़ारूक आज़म कत्ल से एक जुड़ी वारदात ऐन मस्जिद के गेट पर नमाज फ़जर के वक्त जाते हुए हुई। मकतूल ये सामने रहते थे, नमाज पढ़ने के लिए आए, ऐन मस्जिद के दरवाज़े पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। ये एक इंसानी जो सोच है, इंसान को मनफी सोच और बहुत शातराना दिमाग जो है वो उसको भी जो है वो मंजर आम पे लाती है, क्योंकि बहुत प्लानिंग मनसूबाबंदी और उससे जो है कत्ल की वारदात की गई कि इसको मजहबी दहशतगर्दी की तरफ ले जाने के लिए, टारगेट किलिंग की तरफ ले जाने के लिए, डकैती का रंग देने के लिए। कभी मैं समझता हूँ कि पुलिस शायद सोच भी नहीं सकती थी कि ये एक ज़मीन से जुड़ी हुई वारदात निकलेगी। पुलिस ने तफ्तीश की और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। हम इस वाक़े से जो मुद्दई हैं या इनके जो वालिद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी, उनकी जो अहलिया जो या उनकी फैमिली के जो लोग थे उन्होंने इनके बेटे को क्यों कत्ल करवाया। आए मेरे साथ। ये है मकतूल के वालिद का घर। गुलाम नबी साहब, बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे के साथ वाक़या हुआ, क्या वजह बनी कुछ? सर ऐसी तो कोई वजह थी नहीं, मतलब बस ये बच्चे की जो है ना पसंद थी, मतलब तो ये बस इससे मोहब्बत सी करता था। मोहब्बत समझ लो, मोहब्बत थी। 4-5 साल तक इसके मोबाइल में लगा रहता था ये। तो मेरा बड़ा बेटा था और एक ये था, तो इनकी मैंने अपनी दोनों बहनों से बहन की बेटी ली थी। तो बहन ने देखा ये 4-5 साल हो गए ये फ़ोन में ही लग रहा है। जब मेरे रिश्ता मांगने का जब मेरा टाइम आया तो उसने बोला भाई मेरे को, मैं बड़े बेटे को तो दूँगी और छोटे बेटे को तो थोड़ा सा आउट लग रहा है मेरे को, मतलब ये फ़ोन वोन में लगा रहता है। और मैंने शादी कर दी तो फिर हो सकता है दोनों बहनों की नहीं बने तो एक के चक्कर में दूसरी भी ख़राब हो, मतलब तो ऐसे मैं एक बेटे को दे रही हूँ और एक नहीं दे रही। मैंने बोला चल बहन, तू भी मेरी बहन है, मैं भी तेरा भाई हूँ, ये बच्चे की फिर और कर देंगे, चल एक बेटे की दे दे। इसकी मैंने शादी करा दी। किससे कराई शादी? मेरी बहन की, बड़े बेटे की बतला रहा हूँ, बहन की बेटी ली। इसकी भी तो वहीं करनी थी ना, इसने करी नहीं। मैंने बोला ठीक है एक दे दे, इसको भले नहीं दे। फिर उसके बाद जब फिर ये अपने इसके चक्करों में ही लगा रहा। फिर मैंने इसको बैठ के बतलाया, क्योंकि मैं एक बाप हूँ ना। मैंने बोला बेटा, एक तो हमने ख़ानदान से अलावा शादी नहीं करी है और अब तू कहीं और कर रहा है, पता नहीं तेरे साथ कैसा हो। आपने समझाने की कोशिश की कि इस मामले में ना आए, फिर लेकिन वो बज़िद रहा। फिर मैंने और मंगनी कराई, दोबारा मंगनी कराई मेरे बच्चे की। उसके बावजूद भी वो भी उससे टूटी। पता पड़ा कि मैं तो बस वहीं करूँगा, मतलब इतना इश्क में पागल हुआ था, मतलब। तो मैंने बोला चल भाई तेरी ये पसंद है तो कर ले ये। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये टांग टूट गई। मैं हाथ से काम करने वाला हूँ, मेसन का काम करता हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ ही काम करता था। फिर ये अपने काम करने लग गया, मैं अपने डाट वाट डली, अपने आराम कर ली। फिर मैं जब 4-5 महीने हुए, फिर मैंने उसको समझाया यार देखा मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, तू अभी भी रिश्तेदारों में ही कर ले शादी, मेरे को तेरी शादी से वो नहीं है। बहरहाल बड़े चार किए आपने, कोशिशें की, नहीं माने, तो उसके बाद फिर आपने बिलाखिर शादी किससे की? उसी से जिससे ये सदफ से जो ये लगा हुआ था। और जबकि मैंने तो इसको देखा भी नहीं था इतना, मतलब। सदफ कौन थी बुनियादी तौर पर? क्या पहले से शादीशुदा थी या क्या था उसका? मेरे को इतना मेरा बेटा बतलाता था, अब्बू ये शादीशुदा है मगर इसका एक बच्चा है। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो पहले भी बतला दिया था मेरे को, एक 6-7 महीने पहले जब ये फ़ोन में लग रहा था। मैंने बोला यार शादीशुदा भी है और ये जब ही तो मैंने दोबारा बोला यार दूसरी जगह मंगनी कर ले, जो इससे तो जान छुड़ जाएगी। फिर भी नहीं माना। फिर मैंने सोचा यार ये हमारे नबी का भी हुक्म है, मतलब बेवा है, तलाक शुदा है, मतलब इसको भी कोई नसीहत होगी कोई मसला हो गया होगा, हो सकता है इसके साथ इसकी ज़िंदगी गुजर जाए, मतलब
मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, कोई मैंने इसके माँ बाप से बात नहीं करी, उस लड़की से नहीं करी, मतलब उससे ही पूछ रहा हूँ मैं। तो ये कब शादी की आपने उसकी, और फिर क्या हालात थे उसके बाद? भाई ये 5-6 महीने हो गए और अल्लाह का शुक्र है हालात सही थे। 5-6 महीने में क्या हालात होंगे, मगर एक हालात मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 महीने के बाद उस मेरे बच्चे का मुरझाया सा सर वो रहता था, मतलब वो खुशी नहीं थी। 5-6 महीने में तो आदमी का पसंद की शादी हो तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। ये तो मैं एक बाप हूँ तो इतना तो मेरा भी तो वो होगा ना मेरा, हालांकि मैं उसके कमरे में थोड़ी जाता था। हम तो इतने हैं कि अपना ख्याल करते थे, आदमी की अपनी इज्जत है तो सबकी इज्जत है। जब मेरी बहू आ गई है वो हमारी इज्जत है, हमारे बच्चे के साथ रह रही है, कोई ना लड़ाई है ना कोई झगड़ा है ना कोई मसला है। कोई मसला हो तो मैं और खुल के भी बात करूं, या अगर मेरे को ऐसा मसला पता पड़ता तो भाई कोई मसला है, मैं एक बाप हूँ और इतनी ऊपर भी मैं नहीं रह रहा हूँ कि 5वीं मंजिल पे रह रहा हूँ या मैं 6ठी मंजिल पे रह रहा हूँ या मैं 4 गली पीछे रह रहा हूँ। भाई मेरे पास तो कुछ वो तो आनी चाहिए ना। कभी आपके बेटे ने आपको बताया कि खुदा न खास्ता कोई झगड़ा है या कुछ ये तंग कर रही है, जो कुछ या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी हो घर में रहते हुए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जब मैंने सुनी नहीं तो मैं कैसे बतलाऊँ आपको, ये बतलाओ ना। अगर मैंने अपने बेटे के मुंह से सुनी, अब जब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने बोला यार ये वो खुशी नहीं है जो होती है, मतलब मेरे बेटे को। और हो सकता है मेरे बेटे ने शर्मिंदे से कोई मेरे को नहीं बतला रहा होगा कि यार मेरे साथ क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे को बतलाता नहीं था मेरा बेटा। मैं अपने तजर्बे से वो कहता था कि वो मेरे को खुशी नज़र नहीं आ रही है, मतलब उदासपना था उसके अंदर, उदासपना। पसंद की शादी, 5-4 साल का अफेयर, उसके बावजूद जो है वो वालिद बता रहे हैं कि मुतमिन नहीं था, खुशी नहीं थी। एक जो नौब्याता जोड़े होते हैं वो होते हैं। इनके नीचे चलते हैं हम, जो उनका कमरा है और जहाँ वो रहते थे वहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं, और उनके भाई जो इस मुकदमे में मुद्दई हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने जब वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद क्या देखा। नाज़रीन, ये है इनका कमरा, सामान जो जहेज़ मिला, नया पुराना। ये जैसे का जैसा है जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, इस कमरे से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे। ये कमरे का साइड का रूम है, इनका किचन, ये सारा एक था। तो ये हम उनके भाई से जानते हैं, ये क्या वाक़या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग ऊपर लेटे हुए थे, नमाज का टाइम हुआ था, अज़ान का वक्त हो रहा था। मैं ऊपर लेटा हुआ था, मेरा अब्बू वज़ू बनाने के लिए जा रहे थे। एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। अब मेरी तो आंख लगी हुई, मैं एकदम जैसे आंख खुली ना तो मेरा अब्बू ने भाग के देखा तो खिड़की पे गए, अब्बू ने देखा कोई भी नहीं था। फिर हम भी आके बैठ गए, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा मैं भी लेटा हुआ था, नमाज का वक्त हो रहा था। उसके 8 से 10 मिनट बाद कोई मस्जिद से खादिम आता है, गेट बजाता है, भाई तुम्हारे भाई को गोली लग चुकी है। अब जैसे हमने बाहर गए मस्जिद के पास, देखा हमारा भाई पड़ा हुआ था, कोई भी उस वक्त पे वहाँ नहीं था। हमारा भाई खून निकल चुका था बहुत, मस्जिद के अंदर कदम बाहर थे और आधा कदम अंदर थे, मस्जिद के अंदर पड़ा हुआ था हमारा भाई। एकदम से हमारा हाथ पाँव को दम निकल गया। फिर पहले मैं आया, फिर मेरा अब्बू पीछे पीछे आ गए थे। एकदम से हमारा फौरी तौर पे एक सोच पैदा हुई कि क्या वाक़या हुआ होगा, कैसे कत्ल हुआ होगा? कुछ भी नहीं सर, जब हमने अपने भाई को देखा तो हम तो ये सोच रहे थे ना, वो नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज़ 5 टाइम की पढ़ता था। एकदम से जाके देख रहे, वो खादिम आके बता रहा भाई तुम्हारे भाई को गोली लग गई। हमने जाके देखा हमारा भाई एकदम खून में पड़ा हुआ और एकदम खून हो रहा भाई, एकदम हम तो हाथ पाँव से दम निकल गया हमारे। यार ये क्या हो गया हमारे भाई को, ना कुछ होशा हुआ ना कुछ हुआ, एकदम से खून। भाई को मैं हाथ लगा रहा हूँ, भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। उनकी जो मिसेज़ है जो इस मुकदमा कत्ल में गिरफ़्तार हुई हैं, वो क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त वो घर के अंदर थी, घर के अंदर ही थी। जब वो एकदम हम आए तो वो एकदम वो गेट के ऊपर खड़ी हुई थी,
नहीं, शौहर कत्ल हो गया, गोली लगी, कोई ऐसी उसने कुछ शोर शराबा, कोई आहो बका, कोई ऐसी चीज़? नहीं, शोर शराबा कुछ भी नहीं। मेरी बहन एक थी छोटी जो है हमारे साथ, वो एकदम से वो आई थी मस्जिद के साथ। जब मैं उतरा था ना, मेरे पीछे आके उन्होंने भाई को गले लगाया था। भाई है ना, हम तो एकदम से हमारी तो हाथ पाँव की जान निकल गई थी। हम अपने भाई को देख रहे खूनी खून के अंदर, अच्छा वाला हमारा भाई, सब चीज़ एकदम से। उनकी बीवी खड़ी हुई थी यहाँ पे। फिर वो SHO साहब वगैरह आए थे, उन्होंने हमसे बयानात लिए, अब्बू से लिए, उनकी वाइफ से बात करने लग गए थे। फिर मैं अपने भाई को अस्पताल लेके चला गया। उसके जो ख़ानदान वाले हैं या आपके जो भाई के ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन हुआ? वो आए मौके पे? वो नहीं, वो कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था, कोई भी। मैंने उनको किसी को भी नहीं आया था भी देखा था। आधे घंटे तक फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, गाड़ी वाली आई, उन्होंने मोबाइल वो एम्बुलेंस बुलाई। फिर मैंने एम्बुलेंस के अंदर अपने भाई को डाला, मैं लेके गया, मैं लेके। ये उनके वालिद मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं। जी गुलाम नबी साहब, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं आप? सर मैं वही कह रहा हूँ कि जब 2-3 महीने से मैं अपने बच्चे का, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जब मैंने चेहरा देखा कि वो खुशी वाली बात नहीं है, जब मैं अपने बच्चे को देखा, मैं मेरे बेटे के साथ साथ मैं भी उतरा हूँ। जब मेरा बच्चा ऐसे ना हाथ हिला रहा, जान गुजर सकती, मैं तो ये मेरे बच्चे की मदद करो, उठाओ। मगर इसकी बीवी की मैंने एक आवाज़ नहीं सुनी थी। नहीं तो बीवी का तो, मेरी बच्ची जो 14-15 साल की है, वो बुर्का ओढ़ के भाई के पास आ गई, मगर इसकी बीवी वहाँ तक आना गवारा नहीं करा। बॉडी लैंग्वेज को, उसकी जो चीखो पुकार को, ऐसी चीज? मैं कह रहा हूँ सर, कोई आवाज़ ही नहीं सुनी मैंने। आवाज़ मैंने तो आंसू भी नहीं देखे होंगे। नाज़रीन, पुलिस का भी यही कहना है कि ऐन वक़ुआ के बाद जो बॉडी लैंग्वेज, जो सिचुएशन, उनकी बीवी के ऊपर यकीनन पुलिस को शक ज़रूर हो गया था। यही वजह थी कि इस अंधे कत्ल के लिए पुलिस ने उस एंगल से भी तफ्तीश शुरू की, तो अंजाम तक पहुंच गए वो लोग, गिरफ़्तार हुए सारे के सारे। मज़ीद पुलिस की तरफ हम चलते हैं, DSP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस कत्ल में तफ्तीश कैसे हुई और उन्होंने सुराग कैसे लगाया। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल साहब? खैरियत से हैं? ना CCTV कैमरा, ना कोई रात का वक्त, ना कोई विटनेस, ना एनी शाहद, अंधा कत्ल। हम तो दहशतगर्दी समझ रहे थे। कैसे सुराग लगा और कैसे शुबात पैदा हुए? कुछ हमें इब्तदाई कहानी बताएंगे इस केस से जुड़ी? ये इनिशियली जब मर्डर हुआ तो बिल्कुल आपने जिस तरह बयान किया ऐसे ही था कि यकीनन ऐसा लग रहा था कि या तो कोई मज़ाहमत, छीना झपटी के ऊपर, कोई रेजिस्टेंस के ऊपर मर्डर हो गया है। लेकिन जब स्पॉट पर पहुंचा SHO तो उसने मुझे रिपोर्ट किया कि उसका मोबाइल फ़ोन भी और पर्स भी मौजूद है, तो वो रूल आउट हो गया कि स्नैचिंग नहीं है। फिर इसके बाद ये जहन में था कि शायद कोई मजहबी मामला है, मस्जिद के बिल्कुल सामने हुआ है, उसके घर के सामने हुआ है। और फिर ये एक तीसरा जहन ये था कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी थी किसी पार्टी के साथ उसकी, तो हमने कहा शायद कोई राइवल पार्टी हो। तो इन खुद पे हमने सोचना शुरू किया एक पॉइंट को रूल आउट करने के बाद। फिर हमने CCTV कलेक्ट किए, जो हमारा फोकल पर्सन है। CCTV में एक दिन के बाद मिलना शुरू हुए। मीनवाइल इनके जो मोबाइल फ़ोन थे, डिटेल थी, उसके CDR एज़ पर रूटीन हम कॉल कर लेते हैं। जो विक्टिम है उसका CDR, जो उसकी फैमिली के लोग हैं उनमें CDR, तो वो CDR हमने सेंड कर दिया अपने डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को। सेकेंड डे चीज़ें आना शुरू हुई, तो सूरत हाल फिर अनफोल्ड हुई कि वो लड़की जो खातून वाइफ हैं वो ऑलरेडी एक जगह से मुतलका थी, ऑलरेडी उनकी मैरिड थी किसी फैसल नामी बंदे से। वो 10-12 साल पहले हुई थी, उससे 2 बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 9 साल का। तो वो उन बच्चों के साथ इस औरत की ये सेकंड मैरिज थी। तो इस मैरिज के हवाले से हमने सोचा कि शायद कोई प्रीवियस मामला हो। उसके फिर खातून के और फैसल के और फिर उनके फ़ोन नंबर निकाले, तो एक फ़ोन नंबर हमारे पास ऐसा आया जो कि मुसलसल टेलीफोन पर गुफ्तगू चल रही थी। उस सस्पेक्ट फ़ोन नंबर को भी निकालना शुरू किया। मीनवाइल ये पता चला कि इसने एक दूसरी शादी इस घर में कर ली है रेहान से, जो हमारा मकतूल है, और वो 5-5.5 महीने पहले शादी हुई है। तो अब मामला ये था कि 5.5 महीने पहले शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी ये किसी और जगह पर बात हो रही है। तो लेट आवर्स में, सुबह के वक्त 4-4:30-3 बजे उन टेलीफोन नंबर्स को निकाला गया, तो उसी में आई सामने, उनको भी अनफोल्ड किया गया। तो फिर जाकर ये स्टोरी पता चली कि कोई एक सस्पेक्ट आदमी हमारे सामने आया जो बात कर रहा है और शीज़ान है। ग्राउंड चेक करके जो हमारी लोकल पुलिस है, हमारे पास जो यहाँ पर लोकल स्टाफ है, उसके ज़रिए इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ग्राउंड चेक किया, तो पता चला कि कोई इनका दोस्त था, उसने इनको ब्यूटी पार्लर करके दिया था, उसका नाम शीज़ान था। फिर जब फ़ोन नंबर कनेक्ट हुआ तो वो शीज़ान से कनेक्ट हुआ। उस फ़ोन नंबर के कनेक्ट होने के बाद हमने उसको लिया। जब उसको लिया
तो पता चला कि उसके पास मास्क भी मौजूद था और वो उन्हीं कपड़ों में था। मीनवाइल हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हुए थे, जो हमें इस स्पॉट से तो नहीं मिले, इससे थोड़ा फासले से मिले। तो वहाँ कुछ बंदे थे जिनकी मूवमेंट नज़र आई थी। एक बंदा उसमें भाग रहा था, आया था और भागते हुए नज़र आ रहा था। उस सीसीटीवी को मैच्योर किया गया, उसको साफ़ किया गया, और जो इसको पकड़ा शीज़ान को, तो वो बिल्कुल सेम पर्सन था, उन्हीं कपड़ों में मौजूद था, उसकी जेब में मास्क भी मौजूद था। और जब उसको मौके पे स्पॉट किया तो उससे अपनी जान छुड़ाते हुए कहा कि मैंने नहीं मारा है, मैं तो वहाँ से इसलिए भाग रहा था। अपना सीसीटीवी देख के वो बिल्कुल ही ओपन हो गया हमारे सामने कि तस्वीर मेरी है, लेकिन ये कि मैंने मारा नहीं है, मैं भाग इसलिए रहा हूँ कि मैं आया था यहाँ पे जिब्रान के साथ, जो उनका भाई है खातून सदफ़ का, जो इसकी मकतूल की वाइफ है। और उसने जो है किसी बीवी अपनी बहन की लड़ाई झगड़े में मारपीट करने की शिकायत की बुनियाद पर उसे मार दिया। उसने अचानक मुझे बुलाया था, मैं साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये मार देगा, उससे मार दिया उसे। तो मैं डर के भाग रहा था। बहरहाल फिर उसको मज़ीद इंटरव्यू किया गया कि भाई लॉजिक नहीं बन रही थी कि ये मार रहा है, 5.5 महीने पहले शादी हुई है, लेकिन उसके अपने फ़ोन और राब्ते नज़र आ रहे थे। उस पर मज़ीद इसको इंटरव्यू किया गया हिकमत अमली से। तो फिर इसने इसको बताया सारी सूरत हाल को कि ये मैंने ही मारा है। अलबत्ता ये गोली जो है इसको मारने के लिए मैंने अपने भाई का पिस्टल था वो मैंने चोरी किया और ख़ामोशी से, और फिर इससे मैंने गोलियां मंगवाई भाई से सदफ़ की, और फिर मैंने उसको उस गोली से जाकर सुबह 5:30 बजे की डिटेल थी कि ये 5:30 बजे नमाज़ के लिए उतरेगा, फजर का टाइम होगा। तो वो राब्ते में थी इसकी सास, और तो सास के बारे में बातचीत हुई, उनका नाम शमीम था, और बेगम के बारे में बात हुई सदफ़ का कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे भाई, वालदा और उनकी वाइफ, ये तीनों ने मिलकर ये काम इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रॉपर लीक किया कि इतने बजे निकलेगा। तो जैसे ही वो निकला उसे गोली लग गई और एक ही गोली से उसकी डेथ हुई। मौके से हमें एक MT मिला 9mm, तो वो हमने 9mm अपने पास पकड़ा हुआ था कि भाई ये 9mm की है। जो इससे बंदा पिस्टल बरामद किया इस लड़के से, शीज़ान से, वो भी 9mm पिस्टल था, इसके भाई का था। वो तमाम चीज़ें हमने कॉन्फिस्केट की। फिर दौरान इंटरव्यू से बताया मुलजिम ने कि भाई मुझे असल में मैं इनके साथ राब्ते में था, मेरा इनके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन भी हो गया था, और मैंने वो तो ठीक है था, लेकिन देखें हमारे माशरे में आम हो गई हैं ये चीज़ें, तलाक, नई शादी, दूसरी शादी। तो ऐसा क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ हुई कि सिंपली तलाक ले लेती वो? ये सवाल किया गया शीज़ान से कि भाई आपने इस मसले को हल करना था। तो जिब्रान से भी सवाल किया, जो उसका भाई था जिसने गोली फराम की थी, कि भाई आप कोई और रास्ता अख्तियार कर दे, आपको जान छुड़ानी थी और शीज़ान से दोबारा शादी करनी थी, जो उसका एक्स लवर था। तो उस पर उन्होंने कहा जी हम करना तो यही चाहते थे, हमने इसको एक वकील भी दे दिया था सास को, लेकिन सास और सदा भी इनका जहन ये था कि बरदरी का मामला है, पहले भी एक तलाक हो चुकी है, तो इसको इसी तरीके से हटाया जाए। और फिर इस सिलसिले में एक खुफिया मीटिंग कॉन्स्पायरेसी के हवाले से, एक स्टेट एजेंट थी फिलिप स्टेट, उसके पास इन्होंने कोई आज से 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग करी सास ने, जहां बगौल हमारे कातिल के शीज़ान के सास ने उनके पैर पकड़ लिए और उनको रिक्वेस्ट की कि तुमने काम करना है और इसके बाद ही तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। लिहाजा मैंने इस लालच में कि शादी भी मेरी हो जाएगी, मेरा लव है, प्यार है, और उसका मसला भी ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, ये मीटिंग कहाँ हुई, साजिश कहाँ बनी, उस जगह पे भी हम आपको लेके चलते हैं और बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मनसूबाबंदी और क्या क्या प्लानिंग हुई। जी नाजरीन, कत्ल की वारदात की मनसूबाबंदी इस ट्रैवल एजेंसी पे हुई। इनके मालिक हैं जो इस मुकदमे में गवाह भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, आएँ। जी नाजरीन, मोहम्मद मुख्तार इस स्टेट एजेंसी के मालिक यहाँ मौजूद हैं, जहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्ज़म और उनकी जो ख़वातीन थी, साथी थी, उन्होंने मनसूबाबंदी यहाँ की। मुख्तार साहब बताइएगा क्या वाक़या हुआ, आपके पास कैसे आए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी वो मेरा जैसे ये कि जानने वाला है उस हवाले से कि हम काम करवाते हैं गाड़ी वाड़ी का। ये वो नागन के अंदर दुकान है उनकी, नागन चौरंगी PNSC फ्लैट के नीचे। तो अच्छी 15 मेरा ख्याल है 10-12-15 साल हो गए उनसे काम कराते हैं। तो मेरे पास आए थे सलाम दुआ करने के लिए। उन्होंने कहा बाहर बैठने, थोड़ी देर बैठना है, चेयर वगैरह लगी हुई होती है अक्सर हमारी, तो हमने कहा बाहर बैठ जाते हैं या कुछ इस तरह का, ज़रा वालदा के साथ बात करनी है। तो मैंने कहा कि यार वालदा के साथ बाहर क्या बैठोगे, अंदर बैठ जाओ। अंदर तो ऑफिस में कोई भी नहीं है, रात का टाइम था थोड़ा सा, यानी कि 9-10-11 बज रहे होंगे मेरा ख्याल ऐसी। तो मैंने उनको बैठने के लिए जगह दी। मैंने कहा आप बैठें, बात करें आराम से, कंफर्टेबल होता है। बाज़ दफ़ा फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आपस में डिस्कस करना, वालदा है ज़ाहिर सी बात है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो घर में बात नहीं कर सकता दूसरे बहन भाइयों के सामने, तो वो चाहता है कि यार मुझे स्पेस मिले जहाँ पर जो है वो अपनी उनके साथ जो है वालदा के साथ डिस्कस कर ले, फ्रीडम आसानी के साथ, कि भाई कोई सुने भी ना, और इस तरीके से। तो मैंने उनको बैठने की जगह दे दी। मैंने कहा बैठें, आप बात करें, और सुकून से। उन्होंने 15-20 मिनट बैठे थे, फिर उसके बाद चले गए थे वो लोग।
भाई इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है, तो बस उसकी हैरत हुई। हालांकि बहुत अच्छा लड़का है, मेरे मेहनती है, सारी चीज़ें हैं, उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, मैं उसके बारे में कुछ भूल नहीं सकता। हैरत है इस बात में। मुख्तार साहब जो है वो शिजान की बात कर रहे हैं, जो इस मुकदमे में सज्जू, शिजान उर्फ सज्जू, जो कि इस मुकदमे में मरकज़ी मुलज़म है जिसने फायरिंग की, और मकतूल की जो बीवी थी उनके सदफ़ उसके साथ अफेयर था, और उसके कहने पे, उनकी सास के कहने पे जो सारी मनसूबाबंदी उनकी सास के साथ यहाँ पर की उसको कत्ल में, तो ये वो जगह थी जो जहाँ पर हुआ। और मुख्तार इस वाक़े में जो है वो इसके ऐनी शाहिद है। आज से चंद हफ्ते कबल पंजाब में एक स्पेन के शहर बार्सिलोना से गए हुए एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन नुमान कैसर को कत्ल कर दिया गया। उनकी फैमिली का ये कहना है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी। नुमान कैसर एक वेल नोन बिजनेसमैन थे बार्सिलोना में, और वो पाकिस्तान अपने कत्ल से तकरीबन 1 साल पहले गए थे, और वो उनके ऊपर जो इंटरपोल है उसने भी अरेस्ट वारंट्स एक ज़माने में इशू किए थे, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने लाहौर बेस्ड अपने ही उनके जो बहनोई है उनके लिए जो शूटर्स अरेंज किए और उनको कत्ल करवाया। लेकिन नुमान इस बात से इनकार कर रहे थे, और उन्होंने बार्सिलोना से ट्रैवल किया पाकिस्तान में ताकि वो अदालती प्रोसेस है उसमें शामिल हो सकें और अपना नाम क्लियर करा सकें। लेकिन वो मुख्तलिफ जो कोर्ट के जो प्रोसेस थे उससे वो गुजरे, उसके बाद उनकी ज़मानतें हुई और एंड पर उनको कत्ल कर दिया गया। उनकी जो फैमिली है उनका ये इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस ने उनको मारा। पंजाब पुलिस ये कह रही है कि वो भाग रहे थे वो पंजाब से, और ये कि वो सिंध के एक एरिया में उनको नामालूम अफराद ने मारा, और ये कि उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम मौजूद हैं स्पेन के शहर बार्सिलोना में, उनके भाई हैं यहाँ लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं इमरान फरदौस। हम उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इमरान फरदौस साहब, आपके भाई नुमान कैसर को कोई किलिंग हो गई, तो बताइए कि क्या हालात थे, वजह क्या बनी? ओरिजिनली जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये फैमिली डिस्प्यूट था, और जो असल लड़ाई उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपकी और बहनोई और आपकी बहन की जो डिस्प्यूट हुआ कि बेटी की पैदाइश और बेटों की पैदाइश के हवाले से, कि इंसिस्टेंस ये था कि आपकी बहन से उम्मीद ये की जा रही थी कि वो बेटे पैदा करें, और वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। लेकिन उनके यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई। 2016 में हम पाकिस्तान जाते हैं, और जाके तो इनकी तरफ से रिश्ता भेजा जाता है हमारे जो एक्स बनोई है उनकी तरफ से, और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा बार बार कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पे शादी करें हमारे। जूँ ही के वालिद साहब की डेथ होती है तो उसके बाद इनका रवैया चेंज हो जाता है, डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और अगर आपने गाड़ी दी है तो ड्राइवर नहीं दिया, ड्राइवर दिया है तो आपने 2 मुलाजमें देनी है। ये तो हमारी फैमिली के अंदर है, जो दूसरी बहू आई हैं वो सब मुलाजमें लेके आई हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आए? की फैमिली के अंदर तकरीबन 8 से 9 लड़कियां थी पहले से ही, बेटा कोई नहीं था। तो ये शादी के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया कि जी एक पीर साहब हैं उसके पास चलें, वो जो है ना दुआ करेंगे तो हमारे घर बेटा पैदा होगा। तो हमारे यहाँ तो बेटी भी अल्लाह की रहमत है, तो हमने तो ये कहा कि बेटा हो या बेटी हो तंदुरुस्त होनी चाहिए, और ये अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की देन होती है, ये मर्द के हाथ में होता है। लेकिन उनके पीर साहब जो थे वो जो है ना मुख्तलिफ तरह के टोने करवाते थे। अच्छा, बेटी पैदा पहली हुई तो उसके बाद मुजालिम जो है और दाने शुरू कर दिए, घर से निकाल दिया और तंग करना शुरू कर दिया, और जो चीज़ें थी और डिमांड शुरू कर दी। दिन रात जुल्म किया जाता था, हर तरह से जिस्मानी ज़हनी तौर पर रहस किया जाता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी अब ये आप स्पेन नहीं जाएंगे, स्पेन के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप काट दें, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़ाया कर दें। तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना स्पेन के उसने काट दिए। उसके फ़ौरन बाद जो है दोबारा अल्लाह ताला ने खुशी दिखाने की किया, तो उस वक्त पता चला कि ये दोबारा बेटी है। तो ये जेंडर चेंज हो जाए, पीर साहब के पास जाते रहे कि जी माँ जी मेरी दुआ कर रही हैं, पीर साहब दुआ कर रहे हैं, तो जेंडर चेंज हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की देन थी। अच्छा, जब दूसरी बेटी की पैदाइश होती है तो ये हॉस्पिटल में आता है, आके कहता है, हमारा जो एक्स बनोई है वो आके कहता है जी कि तुम अपने माँ के घर चली जाओ, अभी मेरे घर नहीं आना आपने, तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ये बहन हमारी घर आती है, तो 2-1 दिन बाद ट्रक भर के उसके साथ डिवोर्स लेटर आ जाता है, और उसके फ़ौरन बाद ये अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ, जो पीर साहब की रिलेटिव है,
उसके साथ ये शादी कर लेते। पूरे अरसे में जो आपने पहले जिक्र किया था कि आपको पैसे भी देना पड़ते थे, आपने इस अगर पूरे जो उनका रिलेशनशिप चला 3-4 साल जितना भी अरसा, तो कितने एक आपने पैसे पे किए होंगे? तकरीबन 2.5 साल ये प्रोसेस शादी रही है तकरीबन, और उसके अंदर वो स्पेन भी आया है, तो मैं समझता हूँ तकरीबन 35-40 करोड़ रुपया तो हमने इन पे लगा दिया होगा, ठीक है, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, इनके अखराजात भी हैं, 5 स्टार होटल्स भी हैं, इधर शॉपिंग्स भी है, तो ये हमें हरास करते रहे हर तरीके से। कि आपकी बहन को अगर आपने ये पैसे पे ना किया, आपने लुक आफ्टर ना किया, तो हम डिवोर्स दे देंगे? देखिए जी, हम तो हर तरीके से खुश करने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरीके से ये खुश हो जाएं। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन था, लेकिन हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से हमारी बहन बच जाए। ये रिश्ता टूटने के चंद सालों के बाद जो आपकी एक्स बहनोई है, उनको लाहौर में वो घर से निकले और उनको रास्ते में नामालूम अफराद, उस वक्त कुछ शूटर्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। पंजाब पुलिस है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहते हैं कि आपके भाई नुमान कैसर ने दुबई में बैठकर उन्होंने ये प्लानिंग की, शूटर्स अरेंज किए और आपके जो एक्स बहनोई थे गारत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया। तो क्या जो नुमान कैसर थे उनकी, आप क्या कहते हैं कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी इस मर्डर में? देखिए जी, उनकी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो साबित नहीं होती, ठीक है। मुझे पाकिस्तान गए 5 साल हो गए हैं, मुझे भी 2 साल बाद उन्होंने मुकदमों में डाल दिया है, मेरी वालदा को इन्वॉल्व किया है, कत्ल के केस के अंदर डाल दिया, ठीक है। हमारी फैमिली में कभी किसी ने मक्खी नहीं मारी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो मैनिपुलेट किया गया, हमारी वालदा को अंदर डाल दिया गया, सिस्टर को अंदर डाल दिया गया। ये तो पैसे दे के पुलिस से आप जो मर्जी करवा लें, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया और स्टोरी बनाई और बिल्टअप की और अपने आप को मजलूम शो किया, जबकि वो जालिम है। लेकिन क्या नुमान की जो स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि नुमान का उसमें कोई लिंक क्या था? क्योंकि जो 2 लोग जिन्होंने 3-4 लोग जो इन्वॉल्व थे, उनमें से 2 लोग हैं जो जिनकी वहाँ पर कन्विक्शन भी हुई, वो जेल में, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं और उन्होंने माना है कि उन्होंने गारत के नाम पर कत्ल किया। तो उनका नुमान से क्या रिलेशन था? देखिए जी, डायरेक्ट रिलेशन कोई भी उनका साबित नहीं होता। उनको जो सज़ा मिली है वो भी शक की बुनियाद पे मिली, ठीक है। जब फाइंडिंग चल रही थी उसके अंदर, तो इनके भाई से क्वेश्चन किया गया, क्या मुआज़ का और लोगों के साथ दुश्मनी थी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल थी। क्या मुआज़ अपनी बीवी को तंग किया करता था, लड़ाई किया करता था? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। क्या वो अपना घर बसाना चाहती थी? ये बात जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उसने हर कोशिश की हमारी बहन ने कि उसका घर बस जाए। बाकी जहाँ तक बात रह जाती है कि उनका ताल्लुक था नहीं था, देखें स्पेन की अदालतों ने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। इंटरपोल ने आपके भाई को, आपकी वालदा को, आपकी फैमिली के दीगर अफराद को वहाँ पर हाउस अरेस्ट भी रखा, क्योंकि उन्होंने, इंटरपोल ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर इस केस को इतना सीरियसली लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ था? इंटरपोल आई तो 40 डेज़ के लिए उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट रखा और उतनी देर में उन्होंने उनसे एविडेंस मांगे। जब एविडेंस वो पाकिस्तान से प्रोवाइड नहीं कर पाए तो यहाँ से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जब भाई ने देखा कि मेरे खिलाफ ये एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन है, मैं पाकिस्तान जाके अपनी अदालतों के ऊपर मैं उनका एहतराम करते हुए खुद मैं पेश हूँ उसके अंदर और अपना जो स्टैंस दूँ, तो वो वहाँ पे यहाँ से राजदारी ज़मानत लेके गए। इसके बावजूद उन्हें किडनैप कर लिया गया पुलिस की तरफ से। आपके भाई जब यहाँ से गए पाकिस्तान, तो उन्होंने इस जो अदालती प्रोसेस वांटेड थे इसमें, तो उन्होंने जाकर इस अदालती प्रोसेस को उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पर वो कितना अरसा अंदर रहे, उनकी ज़मानतें हुई, अगर वो आपको क्लियर बता दें। 8-9 महीने वो जेल में रहे और जब ज़मानत होती थी तो दूसरे झूठे केसेस के अंदर जो है उन्हें फंसा दिया जाता था। तो फाइनली जब हमने पिटिशंस की तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने बहुत सख्त स्टैंस लिया और उसके अंदर मुख्तलिफ अदारों के DG को, DIGs को बुलाया गया और उनकी खूब उनसे छानबीन की गई। और जब देखा कि सब ये मैनिपुलेट हुआ है, ये सब झूठ पे मबनी है, तो अदालतों ने पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया। लेकिन इसके बावजूद और बार बार हमारा वकील कहता रहा कि इसको शहीद कर दिया जाएगा। हर तारीख के अंदर ये बात कही गई। अदालत ने ये चीज़ वाज़ेह की कि आप अदारों को कहा कि आप इसकी सिक्योरिटी की जो है वो जिम्मेदारी उठाएं और किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अदालतों के फैसलों को रद्द करते हुए ये भयानक काम किया। अदालतों से आपको शिकवा नहीं है कि अदालतों ने, आप समझते हैं कि आपके साथ कोऑपरेट किया, आपके भाई के हवाले से उनको जस्टिस मिला, लेकिन फिर पुलिस की तरफ से लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आपके भाई को जो पूरा, वो पुलिस ये कह रही है कि वो जब यहाँ से गए
तो वो पुलिस की ही पूरा उन्होंने एक अपना सिस्टम बना रखा हुआ था, वो पुलिस के प्रोटोकॉल में घूमते थे और ये कि मुख्तलिफ जो इदारों के लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और वो जो सिस्टम है वो उसको ओवरराइड कर रहे थे। देखिए जी, ये तो इनकी क्या सराइयाँ हैं और जिस तरह से ये बातें हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, ये भी इन्होंने मैनिपुलेट कर दी। कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ है तो आप वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जैसे इन्होंने मुझे कत्ल के अंदर इन्वॉल्व किया है, मेरी मासूम बहन को और वालदा को इन्वॉल्व किया है, इसी तरह इन्होंने नुमान कैसर को भी किया, उसको शहीद कर दिया। उसको बहुत बार मना किया गया कि पाकिस्तान ना जाओ, वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी क्योंकि उसका वो टाइम आया हुआ था। वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनमें उनको मारा गया? आप कहते हैं कि उनको पंजाब की हदूद में पंजाब पुलिस से मारा, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली है सिंध के एरिया से। फर्स्ट से हमें एक ही बात पे कहा जा रहा था कि उसको शहीद कर दिया जाएगा। उसके अंदर उसको तकरीबन 20 दिन मिले भी कि वो पाकिस्तान से फरार हो जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अदालतों का फेस करूंगा और पुलिस की जो वो तफ्तीश है उसको भी भुगतूंगा और मैं यहाँ से क्लियर होके जाऊंगा। उसके बाद जब उसकी आखिरी ज़मानत होती है तो उसको नीचे जेल की मिली भगत के साथ और अदालती निचले अमले की मिली भगत के साथ उसको जो है ना जेल से गायब करवा लिया जाता है। हमें उस वक्त पता चलता है जब हमारा राब्ता नहीं हो पाता कि वो कहाँ हैं, तो जब हम सरापा एहतजाज होते हैं, जाके देखते हैं, दोबारा एक पिटीशन दायर करते हैं, तो उसी वक्त ये जी इस चीज़ को अनाउंस कर देते हैं कि ये उसका जो है उसको शहीद कर दिया गया। इमरान साहब, आपकी जो भाई का भी कत्ल हो गया, आपके एक्स बनोई का भी कत्ल हो गया, आपके भाई के भी बच्चे हैं यतीम हो गए, आपकी बहन के बच्चे हैं यतीम हो गए, जो आपके एक्स बनोई उनकी दूसरी शादी थी उससे भी बच्चे थे वो भी यतीम हो गए। ये पूरा जो गैरत के नाम पर ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या आप समझते हैं कि इसमें कहीं पर आपकी तरफ से, या चूँकि अब तो आपका नाम भी FIR में आ गया, तो आपकी या आपके भाई की कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी कि जो ये किलिंग हो, जो ओरिजिनली जो गैरत के नाम पर और जो जेंडर इशू के ऊपर स्टार्ट हो? देखिए जी, अगर ये एक भी मैसेज मेरा ला के दिखा दें कि जी मैंने किसी जगह के ऊपर, वो जो शहीद होने वाला चला गया वो अपना जवाब खुद देता, प्रेजेंट हुआ वहाँ पे अदालतों के अंदर कि मैं वो उसको इंसाफ मिल सके और वो अपनी सच्चाई साबित कर सके। अगर वो झूठा था तो उसको अदालतों को उसको फेस करना चाहिए था। एक पुलिस वाले का कोई हक नहीं है कि वो जो है खुद से फैसला करे कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ तक मेरी बात है, मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मर्डर है उसको मैं कंटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, हमारी फैमिली भी इस चीज़ को कंटेम्प्ट करती है और मैं या मेरी बहन या मेरी वालदा इसके अंदर अगर वो कोई एक मैसेज भी ला के दिखा दें तो हम देंदार। थरपारकर में गर्मियां बढ़ते ही आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा सामने आया है और एक हफ़्ते के दौरान थरपारकर के मुख्तलिफ़ जो देहात हैं उनके अंदर कच्चे मकानात जलने के 4 से ज़ायद जो है वो वाक़यात सामने आए हैं, जिनके अंदर 50 से ज़ायद जो कच्चे और पक्के मकानात हैं वो जल गए हैं। यहाँ पर जो कच्चे मकान होते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये एक पूरा घर है। यहाँ पर थरी बासियों का जो 3 झोपड़ों पर, एक कच्चे कमरे पर और ये पूरा जो इनका सैन बना हुआ है इस पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर दरख्त होते हैं जो भी जल चुके हैं और इनके जो मवेशी हैं वो भी 21 के करीब सरकारी जो एदाद व शुमार हैं उनमें बताया है कि मवेशी इस गांव के अंदर जल गए हैं। और मैं जिस गांव के अंदर मौजूद हैं यहाँ पर जो है वो 30 से ज़ायद 32 जो कच्चे मकानात हैं वो जल गए हैं, जिससे क्या क्या नुकसानात हुए हैं और इन आतिशज़दगी के वाक़यात के क्या असबाब हैं। चूँकि ये वाक़यात गर्मियों में हर साल इसी शिद्दत के साथ होते हैं, तो इंतज़ामिया इसके मुतालिक क्या तहरुक ले रही है, क्या इन वाक़यात को एमरजेंसी करार दिया गया है या इसके लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो मुतल्लिका मुंतखब नुमाइंदा है या जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनसे असबाब जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर यहाँ के मुतासर मकीनों से हम बात करेंगे कि उनका क्या क्या इन आग के वाक़यात ने नुकसान किया है। साईं, आप बताएं कि ये आपका क्या नुकसान हुआ है इन वाक़यात में, ये वाक़या कैसे पेश आया, पहले ये बताएं। ये वाक़या इस तरह आया तो ये आग लगने की सूरत में और हमने बहुत ही कंट्रोल किया, पर कंट्रोल से ये आग बढ़ चुकी थी। टाइम क्या था? टाइम 1 और 12 बजे का टाइम था। इसके दौरान फिर हमने बड़ी कोशिश की बुझाने की, पर नहीं आग बुझ सकी। इसलिए फिर
ये इतना बड़ा ये नुकसान होया है, घर सारे 32 घर जल गए हैं। इसमें माल मवेशी और चारा वगैरह माल का और बर्तन और ये नियानू के डेज और काफ़ी नुकसान हो चुका है। क्या उसके बाद कोई बुझाने के लिए कोई मदद की गई है आग को बुझाने के लिए? ये बुझाने के बाद तकरीबन 5-6 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड हमारे पास पहुंचा है। उससे पहले हमारे गांव ने ये आग को थोड़ी कंट्रोल में कर दिया था। फायर ब्रिगेड क्यों नज़दीक हो तो नज़दीक ये मसला हल हो सकता है, पर फायर ब्रिगेड दूर था तो मसला नहीं रोक सका ये। तो घर पे था क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप है और शरीर लू चल रही है, आपको पता थरपार में बहुत लू चलती है। तो घर पे था, अचानक शोर शराबा शुरू हो गया, सारे बगैर वाले बच्चे वगैरह सारे आ गए। तो यहाँ पर पानी तो था नहीं, घरों में जो टैंकी छोटे छोटे बने होते हैं तकरीबन 1 बोरी का बना होता है, वही इस्तेमाल किया हमने। उसी टाइम फ़ोन किया डीसी को, हमारे जो गाँव में शहर में जो होते हैं हमारे बंदे, उनके थ्रू डीसी एसी साहब को कॉल करवाई है। पर वहाँ से तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे गुजरने के बाद हमें एक पानी की टैंक मिला, सिर्फ एक टैंक मिली है। उससे कुछ नहीं होता, 32 घर थे तो हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, पर आग अपने काम कर रही थी जो ना, क्योंकि पानी जो हमारे घरों में स्टोरेज था उसी से हम काम चला रहे थे। फायर ब्रिगेड तकरीबन हमारे पास 6 बजे पहुंची है, जिस टाइम आग मुकम्मल बुझ चुकी थी। जो यहाँ के मुतासर मकीन हैं और जो ख़वातीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई, जिनकी बच्चियों का जहेज़ है वो भी जल गया है और बहुत बड़ा इनका माली नुकसान हुआ है। बल्कि ये इनकी जो फैमिलीज़ है, इनका जो रहन सहन है, इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासर हुई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे रेस्क्यू इदारों से और मुंतखब नुमाइंदों से भी कि इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं और क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये एक हेड है जो ये आफत आए तो उनको सपोर्ट करे, मगर बदकिस्मती से वो उस हेड में पैसे नहीं रखते हैं, डेवलपमेंट पे तो रखते हैं। तो मैंने पहले भी चेयरमैन को गुजारिश की है, अभी भी गुजारिश करूँगा कि उस मद में कम से कम वो भी 4-5 करोड़ रखे, इमीडिएटली उनको रिलीफ। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये इनको जल्दी उनका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। और ये आपने सही बात की, हम भी ऐसी बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट की बजट में भी पैसे इतने रखने चाहिए, 5-6 करोड़ रखने चाहिए। तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट की बजट में रखें, जहाँ भी ऐसे वाक़यात हों तो वहाँ उनको वो जल्दी मदद फराम करें। अच्छा, मैं गुलाम अब्बास रेस्क्यू 1112 से मिठी स्टेशन में, रेस्क्यू मिठी स्टेशन है। मिठी स्टेशन में हमें लास्ट टाइम 2 दिन से जो है फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा थरपारकर में इशू आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम गए थे डिप्लो में लस्यो विलेज में, वहाँ पे भी यही फायर इंसिडेंट था जिसमें 7-8 घर जले थे। और उसके बाद यहाँ पे कल भी फायर इंसिडेंट थी, कल से जो आग चल रही है यहाँ पे, आज इसको क्लियर आउट किया गया है। और इंसिडेंट में हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे आग लगने की वजूहत होती हैं, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं जो मिलकर आग बनाती हैं। एक तो ये है कि हीट गर्मी तपिश जो होती है उससे, सेकंड जो है फ्यूल जो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो फ्यूल वैसे उसमें है। और ऑक्सीजन जो एयर में हवा चल रही है ऑक्सीजन उसमें है। अगर सन रिफ्लेक्ट जो होती है, इसके रेजेस लगते हैं किसी शीशे में या किसी चीज़ में लगती है तो हीट ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमें पता चला है कि बिजली की वजह से लगते हैं, लेकिन इस गाँव में फ़िलहाल तो बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। जो हमने यहाँ पर नोट किया है, यहाँ पर बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर बहुत डिस्टेंस है, अगर यहाँ तक पहुँचा जाए, कोई फायर ब्रिगेड आए या कोई रेस्क्यू की टीम आए, तो इतनी डिस्टेंस है कि यहाँ पे 20 मिनट आधा घंटे के तक जो अगर पहुँच जाए तो आग बहुत पूरी लपेट ले लेती है और आग पूरे इलाके को आग में आ जाता है, जो बंदा पहुँच नहीं सकता जब तक गांव वाले अपनी फर्स्ट रिस्पांस में आग को बुझा रहे होते हैं। ठीक है सर, सही। अच्छा, गर्मी का कितना अमल दखल नज़र आ रहा है इसमें? देखिए, हीट के हिसाब से आपको पता है कि थरपारकर में जब भी गर्मियाँ होती हैं तो ज़्यादा आग के इंसिडेंट्स होते हैं आग के, इसी वजह से। सर्दियों में इतने नहीं होते जितनी गर्मियों में होते हैं। यही आपको क्लियर आउट करेगा कि उसके रेशोज़ में गर्मियों में ज़्यादा आगे लगती हैं। और कल से लेके आज तक जो है 3 विलेजेस में आग लगी है और काफ़ी घर जले हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी हवाले से इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि जो मुतासरीन फैमिली होती हैं उनकी लिस्ट मुरतब करके इनकी सिफारिशात सिंध हुकूमत को भेजी जाती हैं, जिसके बाद जो है वो मुमकिन मदद हो पाती है। इसी हवाले से यहाँ के गाँव मकीनों
वालदेनों ने, मुतासरा ख़ानदानों ने, सहरा एथर के बाशिंदों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि थरपारकर वो ज़िला है जहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और सिंध के बाकी जो अज़ला हैं वहाँ से काफ़ी जोग्राफी लिहाज से यहाँ के हालात हैं वो मुनफरिद हैं। तो यहाँ पर ऐसे एमरजेंसी हादसा से बचने के लिए और एमरजेंसी इमदाद के लिए खुसूसी सेल कायम किया जाए और यूसी वाइज जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ हैं वो फराहम की जाएँ ताकि जो गाँव हैं उनको करीबी जो देहात हैं वहाँ तक रेस्क्यू का अमल यकीनी बनाया जा सके।